हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। हम एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज के अंदर सॉल्यूशन चैप्टर के हमने 1 to 4 पेजेस को कवर कर लिया था। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइज में। अब चलते हैं। हमने यहाँ पर 4 पेज को कंप्लीट किया था और लास्ट वाला जो हमारे पास हेडलाइन थी वो आपके पास किसकी थी? सॉल्युबिलिटी की आपके पास थी। ठीक है, अब ये जो सॉल्युबिलिटी आपके पास है, हमने यहाँ डेफिनेशन की बात की थी कि सॉल्युबिलिटी आपके पास क्या होती है? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी एंड इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज द टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। आज हम डिटेल में सॉल्युबिलिटी को पढ़ने वाले हैं, मतलब आज हम पेज 5 से आगे बढ़ने वाले हैं। तो एक बार फटाफट से पेज 5 को निकालते हैं, इसको डिलीट करते हैं। पेज नंबर 5 कॉपी किया, ये पेस्ट किया, इसको बड़ा किया। ठीक है, अब देखो ये आपके पास है पेज नंबर 5। आज हमें इसके बारे में बात करनी है कि ये क्या आपको बोलता है। तो देखो फर्स्ट जो आपके पास पैराग्राफ है, पहले हम किसकी बात करते हैं? सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ आपके पास सॉलिड इन लिक्विड की बात करेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। किसमें बात कर रहे हैं? सॉलिड इन लिक्विड के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सा समझा देती हूँ पिछली बार की तरह, ताकि आपको ये जो आपकी पेपर रीडिंग कह लो, बुक रीडिंग आपके पास है, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाए कि आपको क्या चीज दी गई है, क्या चीज नहीं दी गई है। ठीक है, मैंने कुछ हाईलाइट भी किया हुआ है, इन्हीं टर्म्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करती हूँ, सॉल्युबिलिटी का मतलब है कितना मैक्सिमम अमाउंट आप किसी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर सकते हो, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। मतलब आप कह सकते हो द मैक्सिमम अमाउंट that can be dissolve in a specified amount of solvent। ये specified वर्ड जरूर है। अगर आपकी पर्टिकुलर अमाउंट अगर फिक्स होगी तभी तो आप बता सकते हो ना कि कितना आपके पास मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है। मतलब जैसे आपने कितना लिया, 10 ml पानी लिया, उसमें आप शुगर डालना चाहते हो, आपने कितना डाला? 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाले, 4 चम्मच डाले, 10 चम्मच डाले। जिस टाइम पर ये आपका डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, मतलब मैक्सिमम शुगर आपकी इस 10 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, वो उसकी क्या बता देगा? सॉल्युबिलिटी आपके पास बता देगा। सॉल्युबिलिटी का मेन मतलब आपके पास यही होता है। ठीक है, इसके बाद हम किसकी बात करते हैं? फैक्टर्स की बात करते हैं। किन किन फैक्टर्स पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है? सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर होता है वो हमारे पास है नेचर ऑफ सॉल्यूट का एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट का। सेकेंड जो हमारे पास फैक्टर है वो हमारे पास किसका रहेगा? टेम्परेचर का रहेगा। थर्ड फैक्टर जो हमारे पास है वो किसका रहेगा? आपके पास प्रेशर का रहेगा। 1 बाय 1 सबके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात करती हूँ, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात करती हूँ, तो देखो आपको पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सॉलिड प्लस लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं क्या कहूंगी, आपने सॉलिड प्लस लिक्विड किया तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन आपके पास बनेगा। सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि जो आपका सॉल्यूट है वो आपके पास सॉलिड है, जो सॉल्वेंट है वो आपका अगर लिक्विड है, दोनों को मिक्स किया तो क्या बन रहा है? सॉल्यूशन आपके पास बन रहा है। इस प्रोसेस के अंदर 2 टाइप की रिएक्शन पॉसिबल होती है। यहाँ पे 2 टाइप की रिएक्शन पॉसिबल होती है। एक को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन, ध्यान से समझना इस टर्म को। एक आपके पास होती है डिसोल्यूशन, एक आपके पास क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन होता है। जब आपने किसकी बात की? सॉलिड इन लिक्विड की बात की, तो यहाँ पे 2 टाइप की रिएक्शन पॉसिबल होती है। एक आपके पास डिसोल्यूशन होता है, एक आपके पास क्रिस्टलाइजेशन होता है। ठीक है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ये एक डिसॉल्विंग प्रोसेस होता है। ठीक है, डिसॉल्विंग प्रोसेस जो आप करवा रहे हो, ठीक है, किसी भी सॉल्यूट का है, मतलब किसी भी सॉलिड की आप बात कर सकते हो। सॉलिड का जो डिसॉल्विंग प्रोसेस होता है इसे हम क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर मैं क्रिस्टलाइजेशन की बात करती हूँ, वो ठीक इससे अपोजिट आपके पास काम करता है। ये आपके पास क्या होता है? ये इसके ठीक अपोजिट है। मतलब ये क्या कॉज करता है? इट कॉजिंग द सॉलिड सॉल्यूट
solute to remains undissolved। समझ रहे हो बात को? आपके पास ये डिसॉल्विंग प्रोसेस है जिसमें डिसॉल्व हो रहा है आपका सॉल्यूट। ये तब है जब आपके पास सॉलिड सॉल्यूट है वो अनडिसॉल्व रह जाता है, ठीक है। वहां पर हम किसकी बात करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं। तो दो तरह की रिएक्शन पॉसिबल होती है। एक डिसॉल्विंग प्रोसेस है, उस टाइम पर हम उसको क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन बोलते हैं। और अगर वो अनडिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, नीचे पार्टिकल्स जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन हम उसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, अगर इसके बाद हम सैचुरेशन की बात करते हैं, आपकी एनसीईआरटी में अगला जो पैराग्राफ है वो सैचुरेशन की बात करता है। अब सैचुरेशन, अगर मैं बात करूं सैचुरेशन की, तो सैचुरेशन आपके पास तीन तरह का होता है। एक सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। एक को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब समझना आपके पास क्या है। अगर आपके पास, मैं मान लिया मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रही हूं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर आपने कोई सॉल्वेंट लिया और इसके अंदर कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स यहां पर डाले, तो ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है इसमें आपके पास आ जाएंगे। आपने इनको डिसॉल्व करना स्टार्ट किया। अब डिसॉल्व होने के बाद आपको क्या दिखेंगे? थोड़ा बहुत अनडिसॉल्व पार्टिकल्स यहां पर बॉटम पर आपको दिखाई देने लग जाएंगे। मतलब अगर आपको लेस अनडिसॉल्व पार्टिकल अगर आपको बॉटम पर दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब वो आपके पास सॉल्यूशन कैसा होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। बहुत ही लो अनडिसॉल्व सब्सटेंस आपको यहां पर दिखाई देता है। बात क्लियर हुई? ठीक है। और ज्यादा क्लियर होगी जब बाकी की दो टर्म के बारे में बात करोगे। अब बात आती है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि आपने किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व किया, ठीक है, और वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। मतलब उसमें कोई भी रिमेनिंग सॉल्यूट आपको नहीं मिला। समझ रहे हो? मतलब जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन आपको दिखाई दिया है। कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। क्या हो गया? कंप्लीटली डिसॉल्व अगर आपके पास हो जाता है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो पहली टर्म आपके पास क्या है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की है, जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। और अगर थोड़ा बहुत अनडिसॉल्व पार्टिकल आपके पास बॉटम में रहता है, तो उसे क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड बोलेंगे। कंप्लीटली डिसॉल्व होगा तो क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड बोलेंगे। अब बात आती है सुपर सैचुरेटेड की। अब सैचुरेटेड में क्या था? अनडिसॉल्व पार्टिकल बहुत कम थे। अब सुपर सैचुरेटेड का मतलब आपके पास क्या होता है कि यहां पर जब सॉल्वेंट के अंदर आपने सॉल्यूट को मिक्स किया, तो फाइनली आपके पास जो पार्टिकल्स यहां पर रहेंगे अनडिसॉल्व, वो आपके पास क्या रहेंगे? बहुत ज्यादा रहेंगे। हम क्या कहेंगे? मोर अनडिसॉल्व पार्टिकल्स या सॉल्यूट पार्टिकल्स अगर आपके पास रह जाएंगे, इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोल देंगे? आपके पास अनसैचुरेटेड बोलेंगे। मतलब आपने जब डिसॉल्व करना स्टार्ट किया, मान लिया अगर आपने छोटी सी अमाउंट भी डाली ना, वो भी डिसॉल्व नहीं हो रही है, वो भी आपके नीचे ही बैठ रही है, और डाला वो भी नीचे ही बैठ रहा है। ज्यादातर आपके पास अनडिसॉल्व पार्टिकल अगर उस टाइम पर हो जाते हैं, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हम वहां पर बोलते हैं। और आगे अगर हम रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, अगर हम रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी किसके इक्वल होती है? रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के इक्वल होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जब रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी आपके पास रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की इक्वल हो जाती है, तो दूसरी डेफिनेशन हम इस वे में भी हम बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन आपके पास होता है वो कैसा होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। और जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है तो हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम रीच कर जाता है। ये हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, ठीक है। तो अभी सिर्फ इसी कंसेप्ट को एनसीईआरटी में देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा गया। ध्यान से समझना, आपको अब हर बात समझ में आएगी जो यहां पर आपको दी गई है। ये क्या कह रहा है? एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ लिक्विड given liquid while NaCl and sugar dissolve is readily in water, naphthalene and anthracene do not.
On the other hand, naphthalene and anthracene readily dissolve in benzene, but sodium chloride and sugar do not. It is observed that the polar solute dissolve in polar solvent and non-polar solute in non-polar solvent. ये क्या कहना चाह रहा है? पहले जो आपके पास आपका पहला पैराग्राफ है, तो एक बार इस चीज को भी समझ लो. ये आपको सॉल्युबिलिटी का फैक्टर, मतलब ये आपको किसकी बात कर रहा है? ये आपसे थंब रूल की बात कर रहा है. क्लियर है? अब थंब रूल में क्या बोलना चाह रहा है कि जो आपके पास डिसॉल्व सॉल्युबिलिटी का जो आपके पास थंब रूल है वो क्या कहता है? लाइक डिसॉल्व लाइक कहता है. समझना ध्यान से, बड़ा इजी है ये. लाइक डिसॉल्व लाइक के ऊपर, बेसिक चीज के ऊपर काम करता है. अब लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है? एक आपके पास मान लिया सॉल्यूट है, एक आपके पास क्या है? सॉल्वेंट है. दोनों को मिक्स करना चाह रहे हो. अब ये कहता है कि अगर सॉल्यूट मेरे पास पोलर है, सॉल्वेंट मेरे पास पोलर है, दोनों पोलर नेचर के होंगे तो क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व आपके पास इजीली हो जाएंगे. और अगर एक मेरे पास पोलर नेचर का है, एक मेरे पास नॉन पोलर नेचर का है आपके पास, तो वो क्या होगा? आपके पास कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब वो क्या रहेगा? पार्शियली डिसॉल्व आपके पास रहेगा. समझ रहे हो आप क्या बात बोल रही हूं? अरे मैंने क्या लिखा है, सॉरी. अगर एक पोलर है, एक नॉन पोलर है, ये अलग नेचर का है, ये अलग नेचर का है, तो ये डिसॉल्व ही नहीं होगा. और अगर एक नॉन पोलर का है, एक नॉन पोलर का है, दोनों सेम नेचर के हैं, तो भी आपके पास क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे. इस प्रॉपर्टी को हमें समझना है. इसमें एक चीज समझाऊंगी, यहां पर हम क्या बात करते हैं. जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, मान लिया मैं किसकी बात करती हूँ? इथेनॉल की बात करती हूँ. मैंने क्या किया? इथेनॉल को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया. वाटर आपके पास कंप्लीटली वाटर क्या होता है? पोलर नेचर का होता है. अगर मैं इथेनॉल की बात करूं, C2H5OH, OH कैसा है? पोलर नेचर का है. लेकिन इथाइल ग्रुप कैसा है? नॉन पोलर का है. मतलब ये कंप्लीटली पोलर नहीं है. ठीक है, थोड़ा सा नॉन पोलर का नेचर भी है, लेकिन साथ में पोलर भी है. अब पोलर और पोलर को मिक्स करोगे तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूबल होगा ना. लेकिन इसकी वजह से क्या होगा? ये पार्शियली सॉल्यूबल होगा. समझ रहे हो? यहां हम कंप्लीट सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं. तो यहां हम सिर्फ इसीलिए कंप्लीट सॉल्यूट सॉल्वेंट के नेचर की बात कर रहे हैं कि अगर सॉल्यूट कंप्लीटली पोलर है और सॉल्वेंट कंप्लीटली पोलर है, तो दोनों पोलर पोलर नेचर के होंगे तो डिसॉल्व करेंगे. दोनों नॉन पोलर सेम नेचर के होंगे तो भी डिसॉल्व करेंगे. लेकिन अगर कोई नॉन पोलर एक नॉन पोलर कंप्लीटली होगा, या पहला नॉन पोलर दूसरा पोलर होगा, तो वो डिसॉल्व आपके पास नहीं करेगा. ये आपका थंब रूल कहता है सॉल्युबिलिटी का. ठीक है. और आप साथ में ये भी बोल सकते हो कि जो ईच आपकी इंडिविजुअल सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, वो क्या होता है? एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस का होता है. अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इफ द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आर द सिमिलर. समझ रहे हो? मतलब पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी किस पे काम करती है? हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी बात कर सकते हैं. जैसे एक एग्जांपल और समझो, आपको और ज्यादा क्लियर होगा. सबको पता है कि हम ऑयल इन वाटर की बात करते हैं. ऑयल इन वाटर का मतलब क्या है? ऑयल के अंदर कैसे फोर्सेस होते हैं? लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आपके पास होते हैं. वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. तो ये बोलना चाहता है कि अगर फोर्सेस अलग होते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं होते हैं. अगर फोर्सेस आपको समहाउ सेम दिखाई देते हैं तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व आपके पास हो जाते हैं. ठीक है. तो एक बार इसको फटाफट से एनसीईआरटी से कवर करते हैं. आपको फटाफट बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है. थोड़ा सा रब कर दें इधर वालों को ताकि ये डिस्टर्ब ना करे. ठीक है. वीडियो थोड़ी सी लंबी जाती है, इतना मतलब इजीली जल्दी नहीं होता है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को इस तरह से कवर करोगे तो डेफिनेटली आपका कोई डाउट नहीं रहने वाला. आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से समझ में आएगी बच्चा. ठीक है. तो थोड़ा सा पेशेंस रखो. आपको मैं जितना अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकती हूँ कि आप एनसीईआरटी ऐसा नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन पढ़ो सिर्फ और आपको समझ में बातें कम आए. ठीक है. तो देखो ये क्या कहता है, ये यही बात कह रहा है कि आपके पास NaCl के अंदर अगर मैंने आपके वाटर को डाला तो वो आपके पास डिसॉल्व हो जाएगा. अगर मैंने शुगर को डाला तो भी आपके पास डिसॉल्व हो जाता है. लेकिन अगर मैंने एंथ्रासीन नैफ्थलीन को डाला तो नहीं होता.
क्यों? क्योंकि एंथ्रासीन और नेफ्थलीन होता है वो किस नेचर का होता है? नॉन पोलर नेचर का होता है। और जो वाटर आपके पास है वो पोलर नेचर का होता है। दोनों का नेचर अलग अलग जाएगा तो डिसॉल्व आपके पास नहीं होगा। लेकिन आगे ये बात करता है कि नेफ्थलीन और एंथ्रासीन है आपके पास, ये बेंजीन के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। अब क्योंकि बेंजीन कैसा होता है? नॉन पोलर नेचर का है, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, तो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व आपके पास हो जाएगा। तो इस बात को समझो। तो ये किस पे काम करता है आपके पास? ये आपके पास लाइक डिसॉल्व लाइक प्रॉपर्टी पे काम करता है। आगे देखो क्या कह रहा है, when a solid solute is added to the solvent, some solute dissolve and its concentration increase in the सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज नॉन एज द डिसोल्यूशन। हमने पढ़ा है डिसॉल्विंग प्रोसेस जो आपके पास है उसी को हम क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन बोलते हैं। आगे बोलता है सम सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्वेंट कोलाइड विद द सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो आपके पास सॉलिड पार्टिकल्स अनडिसॉल्व रह जाते हैं, ठीक है, डिसोल्यूशन का क्या है? बिल्कुल उल्टा है। मैंने आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाया है, ठीक है। आगे कहता है अ स्टेज इज रीच व्हेन द टू प्रोसेस अकर एट द सेम rate. Under such condition, number of solute particles going into the solution will be equal to the solute particles separating out and a state of dynamic equilibrium is reached. मैंने आपको इसकी बात समझाई है कि ये कब होता है? जब रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपके पास है, इसने लिखा है ना स्टेज ऑफ रीच व्हेन द टू प्रोसेस अकर एट द सेम रेट। ये किसकी बात कर रहा है? कि अगर रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी आपकी रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के इक्वल हो जाता है तब आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है और वहां पर क्या होता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम हमेशा रीच करता है। तो उसी के बारे में बात की गई है। आगे कहता है एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट अंडर द गिवन conditions, the temperature and the pressure. The similar process is follow when the gases are dissolved in liquid solvent, such a solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is known as the saturated solution, and unsaturated solution is one in which one more solute can be dissolved at the same temperature. The solution which is in dynamic equilibrium with undissolved solute is the saturated solution and contain the maximum amount of solute dissolved in a specified in a given amount of the solvent. Thus the concentration of solute in such a solution is known as the solubility. आई होप आपको समझ में आया हो। इनको हमने डिटेल में पढ़ लिया है, ये जो बोलना चाह रहा है। आगे ये कहता है हमें हमारे पास दो और पैमाने हैं, एक प्रेशर है, एक टेम्परेचर है, जिसपे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। वन बाय वन हमें उनके बारे में बात करनी है। एक बार मैं फटाफट से आपको समझाती हूँ, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं फिर समझाती हूँ ताकि ये वाला किस्सा खत्म हो जाए। आगे देखो क्या कहता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है। द कंसीडर द इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 2.10, मतलब सॉल्यूट के अंदर सॉल्वेंट डाला, सॉल्यूशन आपके पास बना है। दिस बीइंग इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम मस्ट फॉलो द ली चैटरियल प्रिंसिपल। अभी बताऊंगी आपको अच्छे से कि ये कैसे काम करेगा। ये कहता है कि इफ इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, ये कहता है अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी? टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज करेगी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है तो सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। और आगे कहता है कि अगर एक्सोथर्मिक आपके पास होगा तो सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर है वो कैसे प्रोपोर्शन में रहेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल उनके बीच में रिलेशन रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी इसको समझाऊंगी कि ये ऐसा क्यों होता है। आगे देखो प्रेशर का इफेक्ट। Pressure does not have a significant effect on the solubility of solid in liquid. It is so because the solid and liquid are highly incompressible and practically remain unaffected by the changes in pressure. हमने ये बात पढ़ा भी था, एक क्वेश्चन हमने किया भी है, एंट्रेंस में पूछा गया था कि सॉल्युबिलिटी किन 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड के केस में तो वहां प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती। कई बच्चों को लगता है आगे चल के हम हेनरी लॉ को पढ़ते हैं तो प्रेशर पर भी डिपेंड करती है। तो देखो ध्यान से समझना, हम ऊपर किसके बारे में बात कर रहे थे? हम सॉलिड इन लिक्विड में बात कर रहे हैं। सॉलिड इन लिक्विड में प्रेशर का कुछ खास इफेक्ट आपके पास नहीं पड़ता, लेकिन जब हम गैस इन लिक्विड की बात करेंगे तो प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा,
ठीक है, एक बार इसको भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं। अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात की जाती है, मैनी गैसेस डिसॉल्व इन अ वाटर, ऑक्सीजन डिसॉल्व ओनली टू द स्मॉल कंटेंट इन वाटर, इन दिस डिसॉल्व ऑक्सीजन व्हिच सस्टेन्स ऑल aquatic life. On the other hand, hydrogen chloride gas is highly soluble in water. Solubility of a gas in liquid is greatly affected by the pressure and temperature. आगे चल के मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। एक बार इसको हटाते हैं यहां से, 1 मिनट का वेट करना, फटाफट से इसको रब करते हैं ताकि हम अगले पेज की तरफ बढ़े। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये वाला जो मेथड है इस तरह से एनसीईआरटी पढ़ने का, क्या वो आपको अच्छा लग रहा है या इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए, फटाफट से मतलब बढ़ाया जाए। 4 पेज पढ़ लिए ना हमने, 5वां कॉपी पेस्ट। इतना छोटा कहाँ गया? अरे यार क्या हो रहा है ये? शायद मैंने कॉपी गलत किया है, शायद नेटवर्क इशू, नहीं ठीक है। अच्छा ये तो सेम पेज आ गया, मतलब हमारे 5वां पेज कवर हो गया था। अगले पेज पे जाते हैं। अब देखो एक बार आगे किसके बारे में बात कर रहा है। टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। देखो ये जो पार्ट है आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है, इजी सा है। मैं आपको समझाती हूँ कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ये जो नीचे बात की गई है वो आपके पास हेनरी लॉ के बारे में बात की गई है, ठीक है, ये रहा हेनरी लॉ, इसी को समझाया गया है। अब एक बार समझो मेरी बात को कि ये बोलना क्या चाह रहा है कि प्रेशर और टेम्परेचर पर कैसे इफेक्ट आपके पास करता है, कैसे नहीं करता है। अभी जब हमने शॉर्ट में बात कर रही हूं कि जब हम किसकी बात कर रहे थे, सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे थे, सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे थे, तो हमने देखा किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है और सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे। उसमें जो हमने प्रॉपर्टी देखी वो हमने किसकी देखी थी, लाइक डिसॉल्व लाइक का थंब रूल हमने पढ़ा था, उसी के आगे पीछे सारी चीजें घूम रही थी। सेकंड हमने किसके बारे में बात की थी, हमने टेम्परेचर के बारे में बात की थी, और हम कहते हैं कि जब नियरली आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है, आपके पास क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम रीच कर जाता है। ये चीज हमने पढ़ा है। और जहां जहां डायनामिक इक्विलिब्रियम अगर रीच कर जाता है तो वो हमेशा ली चैटेलियर प्रिंसिपल को फॉलो जरूर करता है, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल कैसे काम करता है, आगे देखो इसने क्या बोला। इसने बोला कि अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस है आपके पास, अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस है, रिवाइज करा रही हूं फटाफट से, डिसोल्यूशन प्रोसेस है, 2 तरह का है, एक आपके पास एंडो था, एक आपके पास एक्सो था। ये कहता है अगर टेम्परेचर बढ़ा एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर तो सॉल्युबिलिटी भी आपकी बढ़ती है, मतलब टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था। ये कहता है अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो आपके पास एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, मतलब टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था। एक क्वेश्चन यहां से हमेशा पूछता है कि अगर आपने इनर्ट गैस को ऐड किया तो क्या कोई इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम पर, तो याद रखना कभी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे देखो हम प्रेशर के बारे में बात करते हैं। प्रेशर के बारे में इसने क्या बोला था, इसने बोला कि अगर आपके पास अगर हम सॉलिड इन लिक्विड की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट आपके पास यहाँ पर नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं ना तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो राइट साइड में शिफ्ट कर जाता है। क्यों शिफ्ट करता है, क्योंकि वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसको आगे चल के हम समझेंगे अभी, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास ये हमने फैक्टर्स को पढ़ा था। अब हम क्या करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। अब देखो मैंने क्या लिया, या तो मैं गैस लूंगी या सॉलिड, मैं दोनों कंसेप्ट को एक साथ मिक्स करके बता रही हूँ। हमारे पास 2 केस थे, गैस इन लिक्विड का और सॉलिड इन लिक्विड का। तो अगर मेरे पास सॉल्यूट है, वो सॉलिड और गैस है, और प्लस में लिक्विड मेरे पास क्या है, सॉल्वेंट है, क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा।
मान लिया मैं किस प्रोसेस की बात कर रही हूँ, एक्सोथर्मिक के बारे में बात करती हूँ कि रिलेशन क्या है, तो वहां पर क्या होगा, हीट भी निकलेगी, ठीक है आपके पास। तो अब देखो, अगर मेरे पास एक सॉलिड पार्टिकल है, इसको सॉल्यूट मान लो, ये मेरे पास सॉल्वेंट मान लो, क्या बना, सॉल्यूशन आपके पास बना, प्लस में हीट आपके पास निकली, ठीक है। तो ध्यान से समझना, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो आपको पता है डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। अब यहां पर कितना था, एक आपके पास सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, दोनों को मिलाया क्या बना, सॉल्यूशन बना। तो इसका मतलब आपके पास रैंडमनेस क्या हो गई, डिक्रीज कर गई, तो डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव आपके पास हो जाएगा। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर आपके पास डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा, डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा, लेकिन आपको पता है डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के इक्वल होता है। डेल्टा एच कितना है, माइनस है, माइनस में टेम्परेचर, डेल्टा एस कितना है, नेगेटिव है आपके पास, ठीक है। तो कितना रहेगा, माइनस आपके पास ये वाली वैल्यू आपके पास, फिर माइनस आएगा आपके पास ये टेम्परेचर, ये वाली माइनस वैल्यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, मतलब पहली वैल्यू माइनस रहेगी, अगली वैल्यू आपके पास पॉजिटिव रहेगी, और यहाँ क्या है, यहाँ आपके पास टेम्परेचर है। तो ध्यान से समझना मेरी बात को। अब जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, वो इन दोनों क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगी। अगर टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा रहेगी, इसकी वैल्यू कम रहेगी, तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और अगर टेम्परेचर आपके पास कम होगा तो ये वाली नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। अब आपको पता है, अगर आप किसी भी रिएक्शन को कराना चाहते हो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कराना, अगर रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है, तो डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए। अब डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होगी, तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा ना। तो आप क्या कहोगे कि अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होगा तभी रिएक्शन होगी, मतलब सॉल्युबिलिटी आपकी बढ़ेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी आपके पास कम हो जाती है, और वहां पर जो रिलेशन होता है वो कैसा रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आपके पास रहता है, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपको समझने में मदद करता है कि एक्सोथर्मिक में कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एंडो में कैसा होता है। एंडो का करके देख लेना, बिल्कुल उल्टा काम आपके पास करेगा, ठीक है। आगे हमने किसके बारे में बात की है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आगे हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड की बात की है, ठीक है। पहला कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, किसके बारे में, नेचर ऑफ सॉल्यूट के बारे में पढ़ चुके हैं, प्लस में सॉल्वेंट के नेचर के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगा तो सॉल्युबिलिटी आपके पास होगी, अदरवाइज नहीं होगी। या फिर आप सीधा कहो लाइक डिसॉल्व लाइक का आपके पास क्या रहेगा, थंब रूल आपके पास रहेगा। सेकंड, हम वहां पर किसकी बात करते हैं, हम वहां पर टेम्परेचर की बात करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझना। सेकंड फैक्टर आपके पास टेम्परेचर का रहता है। अब देखो यहां पर आपका जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, बात आप एक्सप्लेनेशन सारी सेम रहेगी, बस इतना रखना, यहां पर टेम्परेचर जो आपके पास होता है अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। यहां सिर्फ एक ही केस आपको याद रखना है, जब हम सॉलिड इन लिक्विड की बात करते हैं तो आपको दोनों केस याद रखने हैं, एक्सो होगा तो क्या होगा, एंडो होगा तो क्या होगा। यहां जब आप बात करोगे तो हमेशा क्या आपके पास रहेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस आपके पास रहेगा, तो एक ही रिलेशन रहेगा। जब हम गैस इन लिक्विड की बात करेंगे वो कैसा रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रहेगा। थर्ड, हम बात करते हैं प्रेशर की। हम कहते हैं कि अगर प्रेशर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी है वो भी आपके पास क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, ठीक है। इसी पे आपका हेनरी लॉ काम करता है। आगे एक बार एनसीईआरटी पे जाते हैं, फिर आप कहोगे कि मैडम आप तो समझाने लग गए, एनसीईआरटी तो आपने दिखाई नहीं है। तो जो पहला आपको प्रोसेस कहता है ना, वो इसी फंडों के बारे में बात करता है। यहाँ पे आपको क्या किया गया है, इफेक्ट दिखा रहा है प्रेशर का कैसे होगा। पिस्टन को लगा दिया गया है वेट के साथ, इसको नीचे ज्यादा डाला तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की डिसॉल्व आपके पास ज्यादा हो जाएगी, मतलब सॉल्युबिलिटी आपके पास बढ़ जाएगी। जैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल लेते हो ना, उसमें CO2 गैस को हाई प्रेशर पर सील किया जाता है, तो वो CO2 की डिसॉल्व हो जाती है आपके लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो वो आपका क्या रहता है, इसका एग्जांपल आपके पास रहता है। तो उस चीज को यहाँ पर समझाया गया है। ऊपर यहाँ कोई चीज काम की नहीं है, जो काम की चीजें थी वो सब मैं यहाँ पर आपको समझा चुकी हूँ। इसके बाद देखो हेनरी लॉ आपको बताया गया है। हेनरी वाज द फर्स्ट टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड
सॉल्वेंट विच इज नोन एज द हेनरी लॉ। हेनरी लॉ पहला आपके पास, हेनरी ने सबसे पहले रिलेशन दिया था प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में आपके पास क्या रिलेशंस हैं अभी बताऊंगी, उन दोनों के बीच में इसने रिलेशन बताया था। ठीक है, आगे कहता है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार आती है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द partial pressure of a gas present above the surface of the liquid or the solution. Dalton, a contemporary of Henry, also conclude independently that the solubility of a gas in liquid solution is a function of partial pressure of the gas. If we use the mole fraction of a gas in a solution as a measure of its solubility, then we can said that the mole fraction of a gas in a solution is directly proportional to the partial pressure of a gas over the solution. The most commonly used form is the Henry law, stated that the partial pressure of a gas in a vapor phase is directly proportional to the mole fraction of a gas in the solution and is expressed by the P equal to KH into X. KH यहाँ पर क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है। अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसके बीच में, पार्शियल प्रेशर के बीच में और मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो ये हमेशा कैसा रहता है, स्ट्रेट लाइन आपके पास रहता है जो साइड में दिखाया गया है। ठीक है, आगे कहता है डिफरेंट गैसेस हैव द डिफरेंट KH वैल्यू एट द सेम temperature. This suggests that the KH is a function of nature of the gas. KH की वैल्यू है, अलग अलग गैसेस पे डिपेंड करती है, अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग आपके पास KH की वैल्यू रहती है अगर आप टेम्परेचर को सेम रखकर चलते हो तो भी। आगे कहता है the higher is the value of the K at the given pressure, lower is the solubility of gas in liquid. ये इंपॉर्टेंट आपके पास है कि अगर आपने KH बढ़ाया तो solubility क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आपको रिलेशन याद रखना है। अब इस चीज को एक बार फटाफट से समझ लो मेरी भाषा में कि हमने पढ़ा क्या है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, ये एक तरह से पूरे लेक्चर है एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझ के, रटना नहीं है, क्योंकि रटने से, एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगी जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी। तो ध्यान से देखो हमारे पास हेनरी लॉ ने क्या बोला है, ये जो गाथा अभी हमने गाई है वो क्या कहती है, ये कहता है कि प्रेशर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो इसका मतलब प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब जो हेनरी है, हेनरी ने क्या किया है, इसी सॉल्युबिलिटी पे काम किया है। समझ रहे हो आप, हेनरी ने इस पार्शियल प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में ही काम किया है। अब हम सॉल्युबिलिटी का अगर मतलब समझे, सॉल्युबिलिटी क्या कहती है, हाउ मच मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, वही आपकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है। और सॉल्युबिलिटी को हमने बात की थी, सॉल्युबिलिटी है आपकी क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट है ना, कि किसी पर्टिकुलर डिजायर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितना मैक्सिमम अमाउंट आपका डिसॉल्व हुआ है। तो यही आपको किसके बारे में बताता है, कंसंट्रेशन भी तो यही होती है ना। ठीक है, अब इसका मतलब सॉल्युबिलिटी को किससे रिलेट किया गया, इसने रिलेट किया कंसंट्रेशन से। अब आपको पता है कंसंट्रेशन को हम बहुत सारे मेथड से देखते हैं, आपको डिफाइन करते हैं मोलैरिटी से, मोल फ्रैक्शन से, मोलैलिटी से, इन सब से हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब हेनरी ने क्या किया, इस कंसंट्रेशन की टर्म में से जो कंसंट्रेशन की टर्म यूज की वो आपके पास क्या की, मोल फ्रैक्शन यूज की। तो इसने बोला हमें पता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी का मतलब किससे रहता है, कंसंट्रेशन से रहता है। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन की टर्म अगर मैंने मोल फ्रैक्शन ली तो मैं कह सकता हूं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन के है। ये मतलब था इसका कहने का, समझ रहे हो बात को। अब इसने बोला कि प्रेशर आपका सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मोल फ्रैक्शन को क्या लिखते हैं, एक्स से लिखते हैं, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसको हम KH बोलते हैं। हेनरी ने किया तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं, इनटू में KX, और इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, हेनरी लॉ इक्वेशन या हेनरी इक्वेशन बोलते हैं। समझ में आया, इतना सा हेनरी लॉ था। हम क्या बोल सकते हैं, द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस ऑन अ लिक्विड। ये ध्यान में रखना, ये जो आपके पास गैस इन लिक्विड की बात करते हैं तभी हेनरी लॉ अप्लाई होता है। तो जब डेफिनेशन लिखोगे तब लिखोगे द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय
any gas on a liquid surface is directly proportional to the mole fraction present in the liquid solvent. This is known as the हेनरी लॉ. ये आपको हेनरी लॉ बोलता है. ठीक है, अगर आपके पास, आगे हमने बात की थी, अगर आपके पास गैस या लिक्विड अलग अलग है तो KH की वैल्यू भी अलग अलग रहेगी. और रिलेशन को ध्यान में रखना कि अगर आपने KH वैल्यू को बढ़ाया है, अगर KH वैल्यू ज्यादा रहेगी तो सॉल्युबिलिटी हमेशा कम रहेगी. मतलब KH और सॉल्युबिलिटी के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है. वो आप यहाँ इक्वेशन से देख भी सकते हो. ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, अभी तक की गाथा थी. साथ में हमने पढ़ा है कि अभी अभी हमने पढ़ा कि प्रेशर P किसके इक्वल है, KH इंटू X के प्रोपोर्शनल है. अब देखो ये किस टाइप की इक्वेशन है, y इक्वल टू mx प्लस c टाइप की है. C क्या है आपके पास, जीरो है यहाँ पे, मतलब जो आपके पास ग्राफ है वो जीरो से स्टार्ट होगा. और y इक्वल टू mx किस टाइप का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन टाइप का ग्राफ है. तो इसका मतलब यहाँ पे ग्राफ आपको कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा जब आप प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ करोगे. इधर आपने प्रेशर लिया, इधर आपने मोल फ्रैक्शन लिया, तो आपके पास ग्राफ कैसा आया, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आया. ठीक है, तो ध्यान, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ध्यान से समझना. आपके पास इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ. देखो P किसके इक्वल है, KH इंटू X के इक्वल है. ठीक है, अगर मैं X की वैल्यू निकालूंगी तो वो किसके इक्वल आएगी, P इक्वल टू KH के इक्वल आ जाएगी. मतलब मोल फ्रैक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है KH के, यही चीज तो है. ठीक है, और आपने पढ़ा है, अरे यार दूसरे कलर का पेन लेते हैं. ठीक है, मेरे ख्याल से लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, बट कोई बात नहीं, ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट करना ही है, बड़ा हो या छोटा हो, जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ेगा. देखो हमने क्या देखा, X किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, KH के. और हमने पहले भी पढ़ा था टेम्परेचर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉल्युबिलिटी के. ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी को हम क्या बात करते हैं, X बात करते हैं ना, तो मैं लिख सकती हूँ टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के आपके पास. तो यहाँ पे, या फिर ये कहूं मोल फ्रैक्शन क्या है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, अब टेम्परेचर है आपके पास. अब देखो 1/x जो आपके पास है, आप या फिर x 1/t के इक्वल है. अगर मैं इन दोनों को इक्वेशन को वो करती हूँ, ये वाली इक्वेशन को पहली इक्वेशन मान लो, ये वाली जो आपके पास इक्वेशन है इसको दूसरी इक्वेशन मान लो. x यहाँ पर 1/kh के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये T के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. दोनों को कंक्लूड करोगे 1/kh किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/t के. मतलब T किसके आपके पास प्रोपोर्शनल है, KH वैल्यू के. मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH की वैल्यू आपके पास बढ़ती हुई चली जाएगी. और डिफरेंट डिफरेंट गैसेस की KH की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट डिफरेंट होती है. ठीक है, इसी का एक एग्जांपल आगे चल के ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है या अगले पेज पर हम पहली वैल्यू देखेंगे, वो यही कहती है कि ऑक्सीजन अगर आपने 293 केल्विन पे लिया तो KH की वैल्यू 34.86 होती है. और अगर आपने 303 केल्विन पर लिया तो 46.82 वैल्यू आपके पास होती है. तो डिफरेंट टेम्परेचर पर वैल्यू डिफरेंट रहती है. टेम्परेचर बढ़ाया तो KH की वैल्यू भी आपके पास बढ़ती है. यही चीज आपने क्या किया है, कंक्लूड किया है. और यही इसी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि जो एक्वेटिक स्पीशीज आपके पास होती हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं कोल्ड वाटर में किसके कंपैरिजन में, वार्म वाटर के कंपैरिजन में. और वहां आप यही कहते हो कि अगर टेम्परेचर कम होगा, कोल्ड वाटर की बात कर रही हूं, कंफर्टेबल कैसे होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो अभी अभी आपने पढ़ा है कि जो सॉल्युबिलिटी है किसकी, गैसेस की, जैसे आपकी नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इसकी वाटर के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. टेम्परेचर कम रहेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी. और टेम्परेचर कम का मतलब क्या है, कोल्ड वाटर अगर होगा तो सॉल्युबिलिटी गैसेस की लिक्विड के अंदर बढ़ेगी, जिसकी वजह से एक्वेटिक स्पीशीज है वो आपके पास क्या करती हैं, इजीली सरवाइव कर जाती हैं. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आगे चल के हम बात करने वाले. आई होप ये वाला पेज इंपॉर्टेंट था. देखो समझना बहुत जरूरी था, इस वाले पेज को बड़ा था, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा. ये नीचे कैसे जाएगा, ठीक है. इस वाले पेज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फटाफट से वाला टॉपिक आपका कवर होने वाला है क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने कवर अप कर ली हैं.
ये किया डिलीट। अब हम आए हैं अगले पेज पर। देखो ये पेज फटाफट से हो जाना है अब आपका। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, 2-3 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं यहाँ पे, ध्यान से समझो। इधर आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, ऑक्सीजन का अलग अलग लेवल पे केएच की वैल्यू कैसे कैसे डिफर करती है, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि एक्वेटिक स्पीशीज हैं, ज्यादा कंफर्टेबल होती है कोल्ड वाटर में रेदर देन वार्म वाटर, ये बात भी हमने समझ ली है। आगे आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन भी देख लो आप फटाफट से। इफ nitrogen gas is bubbled through the water at 298 Kelvin temperature, how many millimoles of nitrogen would dissolve to 1 liter of the water? Assume that nitrogen exert a partial pressure of 0.987 bar, given that the Henry law constant for nitrogen at 298 Kelvin is 76.48 के बार आपके पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको पूछा क्या गया है, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल डिसॉल्व, मतलब आपको किसकी बात की गई है, मोल्स की बात है, मतलब आपको एन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हेनरी लॉ की बात की गई है तो आपको पता है पी किसके इक्वल होता है, के एच इंटू एक्स के इक्वल होता है, और एक्स किससे निकलेगा आपके पास, अगर मैं एक्स की बात करती हूँ के एच की, तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है। किसके, एक कंपोनेंट के, नीचे आपके पास टोटल कंपोनेंट, मान लिया ए कंपोनेंट के करूंगी, नीचे किसका रहेगा, टोटल का, यही आपके पास होता है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स इंक्लूड होते हैं, तो मतलब मुझे क्या निकालना है, एक्स निकालना है, तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, पी बाई के एच के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकाली गई है, पी बाई के एच से कितनी आ गई, 1.29 इंटू 10⁻⁵ आ गई, ठीक है। अब देखो n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू क्या रहेगी, अगर मेरे पास a है उसको टोटल के अंदर नीचे टोटल का रहेगा। अब मुझे n नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के नहीं पता, ठीक है। इसने सिर्फ क्या बात की गई है, इसने सिर्फ एक का बता दिया कि ये 1 लीटर वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है, मतलब वाटर का बता दिया सिर्फ, लेकिन आपको नाइट्रोजन का नहीं बताया, ठीक है, मतलब सॉल्यूट के बारे में नहीं बताया। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स वाटर के निकालूंगी, देखो गिवन मास आपके पास कितना रहेगा, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूंगी 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर के अंदर कितना आपके पास कंटेन करेगा, 55.5 मोल आपके पास कंटेन करेगा, ठीक है। अब अगर इतना कंटेन करेगा, ये समझ में आया है आपको कैसे करते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास करते हैं, वैल्यू को वहां पे पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है। मतलब अगर आपने 1000 किया, 1000 को क्या करूंगी मैं, 18 से डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा, अंदाजा आपके पास 2 में 18, 500, 9 पंजे 45, फिर 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, तो यही आपके पास हमने n की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की है, ठीक है। आई होप आप ये तो इजीली निकाल ही सकते हो, 11th में सारा काम हमने मोल के ऊपर किया है। तो देखो आपके पास क्या है, n वाटर के मोल्स आ गए। अब x की वैल्यू क्या है, नाइट्रोजन का, नीचे नाइट्रोजन और वाटर के रहेंगे। अब वाटर का पता है, n की वैल्यू नहीं पता, तो हमने इसको क्या किया, n/55.5 किया, ठीक है। किसके इक्वल है, x के आपके पास, और x किसके इक्वल है, 1.29 इंटू 10⁻⁵ के इक्वल है। दोनों को इक्वेट कर दिया, एक वैल्यू अननोन है, बाकी सब नोन है, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर निकल जाएगा। तो इजी सा क्वेश्चन था, आई होप आप कर लोगे। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आज हम यहीं तक बात करेंगे, हेनरी लॉ को कंप्लीट करेंगे, अगला टॉपिक है वो अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, हेनरी लॉ फाइंड्स अ सेवरल एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एंड एक्सप्लेन्स सम बायोलॉजिकल फिनोमिना नोटेबल अमंग दीज आर। अब यहाँ पर आपको 3-4 हेनरी लॉ की एप्लीकेशन देखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहली एप्लीकेशन क्या कहती है, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बोतल इज सील्ड अंडर द हाई प्रेशर। ये क्या कहना चाहता है कि पहला जो यूज आपके पास है, पहला जो यूज है वो किस में यूज होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर हेनरी लॉ की एप्लीकेशन देखी जाती है। ये क्या कहता है कि CO2 की सॉल्युबिलिटी है, अगर आप इसको इंक्रीज करने के लिए क्या करते हो, जो बोतल है उस बोतल को आपने हाई प्रेशर पर
क्या किया है, सील किया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जितना ज्यादा आप प्रेशर डालोगे गैस वाटर के अंदर उतनी ही ज्यादा डिसॉल्व होती चली जाती है। प्रेशर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी भी गैस इन लिक्विड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए CO2 को हम हाई प्रेशर पर सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल के अंदर डिसॉल्व करते हैं। अगला देखो, सेकंड जो आपके पास है, सेकंड किसके बारे में बात करता है, सेकंड स्कूबा डाइवर्स के बारे में बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। स्कूबा डाइवर मस्ट कोप विद द हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैसेस व्हाइल ब्रीथिंग एयर एट द हाई प्रेशर अंडर वाटर। इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ब्लड। व्हेन द डाइवर्स कम टुवर्ड्स सरफेस द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज। अभी समझाती हूँ इसका मतलब कैसे होता है, बहुत इजी मेथड से समझाऊंगी। दिस रिलीज द dissolved gases and leads to the formation of bubbles of nitrogen in the blood. This block the capillaries and create a medical condition known as the bands, which is painful and dangerous to life. ठीक है, आपके पास एक बार इसको छोटा सा थोड़ा सा एक बार फटाफट से रब करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मुझे ही लग रहा है लेक्चर बहुत बड़ा चला गया ये, या तो मैंने पीछे भी अभी 2-4 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, शायद इस वजह से मुझे लग रहा है कि ज्यादा बड़ा चला गया, बाकी पता नहीं। लेकिन बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है भाई, ठीक है, तो प्लीज पूरी देखना। कहाँ गया, एक बार इसको बड़ा करें, कहाँ पढ़ लिया हमने, हेनरी ला, रोल्स ला की बात हमने अभी नहीं की है। कहाँ पर आए हैं हम लोग, अच्छा ये वाला, इसको किया कॉपी, अरे इसको किया साइड, इसको किया रब, यहाँ किया पेस्ट, इसको किया बड़ा, और अब फटाफट से देखते हैं। हाँ, आगे देखो क्या कहता है, ये समझना इस बात को। आगे कहता है टू अवॉइड्स द बैंड्स, पेन ले लो, टू अवॉइड्स द बैंड एज वेल एज द टॉक्सिक effect of high concentration of nitrogen in the blood, the tanks used by the scuba divers are filled with the air diluted with the helium, 11.7% helium, 56.2% nitrogen and 32% oxygen। अब देखो इसका मतलब समझो फटाफट से, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आता है। देखो स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं, जो सी के अंदर जाते हैं। मान लिया ये मेरे पास सी है, अब ये कोई स्कूबा डाइवर है, ठीक है। अब अगर स्कूबा डाइवर नीचे जाएगा, अंडर वाटर आपके पास जाएगा, समझना, अगर ये अंडर वाटर आपके पास जाता है, आपको पता है अंडर वाटर जाएगा तो प्रेशर आपके पास क्या होगा, बढ़ेगा। अब आपने पढ़ा है अगर प्रेशर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी है किसकी, जो गैसेस की, गैसेस कौन होगा यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक गैसेस आपके पास रहेंगी, तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। गैसेस इन लिक्विड क्या होता है, बढ़ जाता है ना। अब यहाँ पे लिक्विड क्या काम करेगा, हमारा ब्लड काम करेगा, और गैसेस कौन सी होंगी, एटमॉस्फेरिक गैसेस होंगी। तो हम कहते हैं कि जैसे जैसे ये स्कूबा डाइवर्स नीचे जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की हमारे ब्लड में वो बढ़ती हुई आपके पास चली जाएगी, ठीक है। अब देखो उससे क्या होगा, अब जैसे ही नीचे गया प्रेशर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब थोड़ी देर के बाद ऐसा तो है नहीं वो नीचे ही बैठा रहेगा स्कूबा डाइवर, अब वो नीचे जाने के बाद क्या करता है, ऊपर आना स्टार्ट करता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे ही वो ऊपर आना स्टार्ट करेगा आपके पास, मतलब जैसे ही ये किसकी तरफ आना स्टार्ट करेगा, सरफेस की तरफ आना स्टार्ट करेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे आपके पास डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। और अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो जो आपकी डिसॉल्व गैस थी वो क्या हो जाएंगी, रिलीज करना स्टार्ट हो जाएंगी ना। नीचे गए, प्रेशर बढ़ा, सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ गई, अब नीचे जाने पे बढ़ रही है, तो ऊपर जाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो रही है ना, प्रेशर कम हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, मतलब वहां पे जो डिसॉल्व वाली गैसेस थी, जो डिसॉल्व हो चुकी थी, वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। अगर वो रिलीज आपके पास हो जाएंगी तो वहां पर जब वो रिलीज करती हैं, खासकर नाइट्रोजन गैस की खास बात क्या होती है कि वो क्या करता है, ब्लड के अंदर बबल्स की फॉर्म में रिलीज करता है, मतलब वहां पर बबल्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं।
ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स है उसको लीड करता है, आप ये कह सकते हो। अब नाइट्रोजन गैस की खास बात क्या है कि ये बबल बनाएगा। अब ये छोटे छोटे से बबल बनाएगा, वो बबल हमारी क्या करेगा, हमारी कैपिलरीज जो होती हैं उन कैपिलरीज को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। और अगर कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती हैं तो वहां पर एक मेडिकल कंडीशन जनरेट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। बात समझ में आई? एक बार देखो, जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी एटमॉस्फेरिक गैसेस की, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की ब्लड के अंदर बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही स्कूबा डाइवर ऊपर सरफेस की तरफ आएगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, प्रेशर कम होगा तो डिसॉल्व गैसेस रिलीज करना स्टार्ट कर देगा और उसमें नाइट्रोजन क्या होती है, बबल्स की फॉर्म में बाहर जाती है। अब बबल बनेंगे तो हमारी जो कैपिलरीज हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी, कैपिलरीज के ब्लॉक होने से एक मेडिकल कंडीशन जनरेट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां पर ये भी आता है कि बैंड की सिचुएशन कैसे जनरेट हुई। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बैंड अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि बैंड ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको जो आपकी नाइट्रोजन गैस थी इसके टॉक्सिक इफेक्ट को कम करना पड़ेगा ना, तभी आपके पास अवॉइड बैंड होंगे, कैपिलरीज ब्लॉक नहीं करेगी, बबल्स नहीं बनेंगे। तो उसके लिए जो हमारे स्कूबा डाइवर्स हैं वो टैंक अपने साथ में लेके जाते हैं और वो टैंक आपके पास उसमें क्या होती है, जो एयर है उसको डाइल्यूट किया जाता है हीलियम के साथ। मतलब एयर के अंदर क्या है, आपके पास एयर के अंदर ऑक्सीजन आपके पास है, नाइट्रोजन आपके पास है, उसको हीलियम के साथ डाइल्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितना आपके पास होता है, 32% होता है, उसमें नाइट्रोजन है वो 56.2% होता है और जो हीलियम है जिसके साथ डाइल्यूट किया जाता है वो 11.7% आपके पास होता है। ठीक है, तो ये सेकेंड एप्लीकेशन थी हेनरी की। थर्ड एप्लीकेशन देखो, आगे थर्ड एप्लीकेशन है वो हाई एल्टीट्यूड वालों के लिए। ये कहता है एट हाई एल्टीट्यूड द partial pressure of oxygen is less than that of the ground level. This leads to the low concentration of oxygen in the blood and tissues of people living at the high altitude or the climbers. The low blood oxygen causes the climbers to become weak and unable to think clearly. The symptoms of the condition known as the anoxia. मतलब ये कहता है कि अगर क्लाइंबर्स जो आपके पास हैं, थर्ड एप्लीकेशन है वो क्लाइंबर्स पर आपकी अप्लाई होती है। अब क्लाइंबर्स क्या होते हैं, जो आपके ऊपर पहाड़ चढ़ते हैं, जितना आप ऊपर जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा ना ऑक्सीजन का ग्राउंड लेवल के कंपैरिजन में। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे प्रेशर ऑक्सीजन का ग्राउंड लेवल के कंपैरिजन में कम होगा, मतलब प्रेशर ऑक्सीजन का क्या रहेगा, लो आपके पास रहेगा। और अगर प्रेशर कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड के अंदर, मतलब ऑक्सीजन की हमारी ब्लड में जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब हमारे ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिसॉल्व होना ही कम स्टार्ट करेगी तो इसका मतलब जो चढ़ने वाला इंसान है, क्लाइंबर्स है, वो क्या हो जाएगा, वीक फील करना शुरू कर देगा, सोचना इतना अच्छे से सोच नहीं पाएगा। और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं, कि वहां पर जो मेडिकल कंडीशन जनरेट होती है उसे हम क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर रहेगी आपको। तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि अगर एनोक्सिया की प्रॉब्लम होती है तो अगर मुझे इससे दूर जाना है, इसको अवॉइड करना है, तो क्लाइंबर्स उसके लिए क्या करते हैं, टैंक तो लेके जाते हैं, टैंक में क्या होता है, क्या कोई किसी चीज के साथ हम डाइल्यूट भी करते हैं या नहीं करते, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, गैसेस इन लिक्विड के अंदर टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहां तक हमारे पास सॉल्युबिलिटी का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगला टॉपिक हमारे पास रहता है वो हमारे पास वेपर प्रेशर का रहने वाला है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर का फिलहाल हम नहीं पढ़ने वाले हैं, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो एनसीईआरटी उनको सिर्फ पढ़ी नहीं जाए,